तो गाइस अभी हमने पढ़ा है हल्दी घाटी का युद्ध। अब इस हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहले हमने देखा था कि इसकी जो तारीख है वो 18 जून या 21 जून कही गई है। तो 18 जून किसने कहा है और 21 जून किसने कहा है, ये दो डेट्स क्यों आई है? तो इसके सामने तो इसके पीछे 18 जून तो माना है किसने, हल्दी घाटी जो शिलालेख है उसमें कितनी मानी गई है, 18 जून। किसमें मानी गई है? 18 जून हल्दी घाटी के शिलालेख में। और 21 जून किसमें माना है? 21 जून माना गया है, 21 जून माना है गोपीनाथ शर्मा ने। इसलिए दो डेट आती है, एक तो 18 जून और एक 21 जून। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इस हल्दी घाटी के युद्ध की तारीख मानी है 21 जून। फिर उसके बाद हम देखते हैं इस युद्ध को, हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले किसने कहा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध कहा है सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने। और अपनी पुस्तक किसमें, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने ही इस युद्ध को और किसकी संज्ञा दी है? तो इसे कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्योंकि फारस और यूनान के मध्य जब युद्ध हुआ था वो भी कुछ ऐसा ही युद्ध था, इसलिए उसे क्या कहा गया, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। इसी युद्ध को खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो इसे खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने, अबुल फजल। और अबुल फजल का ग्रंथ कौन सा था? अबुल फजल का ग्रंथ था आईने अकबरी, आईने अकबरी या अकबरनामा। इसी हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? ये कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, बदायूनी। और अपने कौन से ग्रंथ में कहा है? तो इसने कहा है अपने ग्रंथ मुंतकाफ उल तवारीफ। मुंतकाफ उल तवारीफ ग्रंथ किसका था? बदायूनी का। और बदायूनी ने इस ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध। इसी युद्ध को अनिर्णायक युद्ध या बनास का युद्ध किसने कहा है? बनास का युद्ध या अनिर्णायक युद्ध, ये किसने कहा है? तो अनिर्णायक युद्ध या बनास का युद्ध कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ। इसी युद्ध में राज चिन्ह धारण किया था झालामान ने, और झालामान को या झालामान के नाम की जगह झालाबीदा नाम का प्रयोग किसने किया था? बीएल पनगड़िया ने। झालामान को झालाबीदा नाम से किसने संबोधित किया था? झालामान का नाम झालाबीदा किसने कहा था? बीएल पनगड़िया ने। इस युद्ध में मुगल सेना और प्रताप की सेना के जो राजपूत थे वे सभी मिक्स हो जाते हैं। तो मुगल सेना का एक सैनिक होता है बदायूनी, और बदायूनी आसफ खां से पूछता है कि हम ये कैसे तय करें कि कौन सा राजपूत हमारी सेना का है। तो बदले में आसफ खां कहता है कि तुम तो बस मारते जाओ, जिस भी सेना का राजपूत मरता है, चाहे मुगल सेना का राजपूत मरे या प्रताप की सेना का राजपूत मरे, हर हाल में फायदा इस्लाम को ही होगा। ये एक स्टेटमेंट था किसका? आसफ खां का, जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था। ये था हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। पिछली स्लाइड में हमने देखा था हल्दी घाटी का युद्ध कैसे होता है, प्रताप को कैसे मुगल सेना घेर लेती है और उस घेरे में से कैसे बाहर निकलते हैं शक्ति सिंह, और राज चिन्ह कौन धारण करता है? झालामान। अब यहाँ हम देखते हैं दो डेट आती है हल्दी घाटी के युद्ध की, 18 जून और 21 जून 1576।
18 जून हल्दीघाटी शिलालेख में मिलती है और 21 जून गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। हल्दीघाटी के युद्ध को या इस युद्ध के लिए सबसे पहले हल्दीघाटी का युद्ध, ये टाइटल किसने दिया था? तो ये दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। कर्नल जेम्स टॉड ने ही इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। खमनोर का युद्ध किसने कहा है? कि ये कहा है अबुल फजल ने अपनी ग्रंथ आईने अकबरिया अकबरनामा में। गोगुंदा का युद्ध कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतकाफ उल तवारीख में। और इसे ही बनास का युद्ध या अनिर्णायक युद्ध कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। झालामान के नाम की जगह झालाबीदा नाम का प्रयोग किसने किया है? BL पनगड़िया ने। और जब बदायूनी ने कहा कि दोनों ही सेना के राजपूत मिल गए हैं तो अपनी सेना का राजपूत को हम कैसे पहचानेंगे, तो आसिफ खान ने बदले में कहा कि जिस भी सेना का राजपूत मरे तुम तो मारते जाओ, हर हाल में फायदा इस्लाम को ही होगा। फिर इस हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर फिर से आक्रमण करता है उदयपुर पर। अकबर आक्रमण करता है उदयपुर पर कब? 13 अक्टूबर 1576 को उदयपुर पर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? अकबर। और फिर से आक्रमण करता है नवंबर 1576 को। इस बार अकबर उदयपुर पर अधिकार कर लेता है और उदयपुर का नाम बदलकर कर देता है मोहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम बदलकर क्या नाम रख देता है? मोहम्मदाबाद। अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण करने से पहले 4 केंद्र स्थापित किए थे चारों ओर, और वो 4 केंद्र कौन से थे? 4D कह सकते हैं हमें। 4D कौन से? तो दिवेर, देसूरी, देबारी और देवल। देवल कहाँ है? डूंगरपुर। देबारी उदयपुर में, देसूरी की पाली और दिवेर राजसमंद। चारों तरफ चारों दिशाओं में अकबर ने केंद्र स्थापित किए थे उदयपुर पर अधिकार करने के लिए। इधर हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप कहाँ चले जाते हैं? कोलियारी गांव। कोलियारी गांव। इस कोलियारी गांव में प्रताप का इलाज होता है। वो जहां जहां से भी जख्मी होते हैं वहां पर उनका इलाज किया जाता है। इस कोलियारी गांव में प्रताप का इलाज किया जाता है और इसके बाद से प्रताप कौन सी नीति अपनाते हैं? गोरिल्ला पद्धति, गोरिल्ला या छापामार पद्धति। अर्थात इसके बाद से जो प्रताप है वे पहाड़ी क्षेत्र में विचरण करते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और जो भी आक्रमण होते हैं अकबर की तरफ से वो उन सारे आक्रमण का सामना करते हैं। तो गोरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति अपनाते हैं। इसके बाद हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रताप की राजधानी क्या थी? तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप की राजधानी थी केलवाड़ा। और केलवाड़ा के बाद प्रताप आवरगढ़ में शरण लेते हैं और इस आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं। फिर इसके बाद प्रताप कहाँ चले जाते हैं? आवरगढ़ से कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाते हैं। संकटकालीन राजधानी। तो अब प्रताप कहाँ है? कुंभलगढ़ में। अब कुंभलगढ़ पर आक्रमण करेगा अकबर, और कितनी बार करेगा, किसको भेजेगा आक्रमण के लिए, वो हम देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा है कि 13 अक्टूबर 1576 को उदयपुर पर आक्रमण करता है कौन? अकबर। लेकिन सीमांत भागों में उपद्रव अधिक होने के कारण वापस लौट जाता है दिल्ली। लेकिन नवंबर 1576 में वापस आता है और इस बार उदयपुर पर अधिकार कर लेता है। उदयपुर का नाम बदल कर क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद। और उदयपुर पर अधिकार करने के लिए चारों दिशाओं में 4 केंद्र स्थापित किए, जिसको हम 4D भी कह सकते हैं क्योंकि सभी नाम डी से स्टार्ट है। दी, दे। तो 4D मतलब दिवेर राजसमंद, देसूरी पाली, देबारी उदयपुर और देवल डूंगरपुर में। कोलियारी। अब यहाँ से प्रताप कहाँ चले जाते हैं? कोलियारी गांव। हल्दीघाटी युद्ध के बाद कोलियारी गांव में प्रताप का इलाज किया जाता है और यहाँ से प्रताप गोरिल्ला या छापामार पद्धति अपनाते हैं।
हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप की राजधानी थी केलवाड़ा। इसके बाद आवरगढ़ में शरण लेते हैं प्रताप और इसे अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं। अब प्रताप यहाँ से चले जाते हैं कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाते हैं। अब कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर किसे भेजता है? शाहबाज खां को। और कुंभलगढ़ पर आक्रमण अकबर कितनी बार करता है? कुंभलगढ़ पर आक्रमण होता है 3 बार और 3 बार आक्रमण के लिए कौन आता है? शाहबाज खां। जब शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर आक्रमण के लिए आता है तब प्रताप अपने मामा मानसिंह सोनग्रा को कुंभलगढ़ का कार्यभार सौंपकर स्वयं पहाड़ों में चले जाते हैं। तो कब आक्रमण करने के लिए आता है शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर? 1577 में। शाहबाज खां और इधर प्रताप कुंभलगढ़ का दायित्व किसको सौंपते हैं? कुंभलगढ़ का दायित्व सौंपते हैं अपने मामा मानसिंह सोनग्रा को। इस बार शाहबाज खां असफल रहा और मानसिंह की जीत हुई। फिर वापस आता है शाहबाज खां कब? 1578 में। 1 साल बाद वापस। इधर शाहबाज खां और इधर मानसिंह सोनग्रा। लेकिन इस बार शाहबाज खां की जीत होती है और कुंभलगढ़ पर अधिकार हो जाता है। इस युद्ध को, इन दोनों के बीच जो ये युद्ध हुआ था 1578 में, इसे क्या कहा गया? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। लेकिन इस युद्ध के बावजूद शाहबाज खां प्रताप को बंदी बनाने या अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में सफल नहीं रहे थे। अधिकार तो हो जाता है कुंभलगढ़ पर, लेकिन शाहबाज खां फिर से आता है 1579 में और इस बार आता है शाहबाज खां प्रताप को बंदी बनाने के लिए। शाहबाज खां प्रताप को बंदी बनाने के लिए आया, लेकिन शाहबाज खां असफल रहा प्रताप को बंदी बनाने में। असफल रहा। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कुंभलगढ़ पर अकबर ने कितनी बार आक्रमण किया था? तो 3 बार आक्रमण किया था और तीनों ही बार किसको भेजा? शाहबाज खां को भेजा। कब आता है? पहली बार 1577 में। तब शाहबाज खां प्रताप को बंदी बनाने के लिए और कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करता है। प्रताप कुंभलगढ़ का दायित्व अपने मामा मानसिंह सोनग्रा को सौंपकर स्वयं पहाड़ों में चले जाते हैं। इस युद्ध में शाहबाज खां असफल होता है कुंभलगढ़ पर अधिकार करने में। फिर 1 साल बाद फिर से आक्रमण करता है 1578 में। मानसिंह सोनग्रा और शाहबाज खां के बीच फिर से एक युद्ध होता है और इस युद्ध को कहा गया सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। इसमें शाहबाज खां की जीत होती है और कुंभलगढ़ पर इसका अधिकार हो जाता है, लेकिन प्रताप को बंदी नहीं बना पाता है। फिर से आता है अगले साल 1579 में प्रताप को बंदी बनाने के उद्देश्य से, लेकिन प्रताप को बंदी बनाने में यह कैसा रहता है? असफल रहता है। प्रताप को समझाने के लिए 1580 में अकबर किसको भेजता है? अब्दुल रहीम खान खाना को। इसके 9 रत्नों में से एक था अब्दुल रहीम खान खाना। किसे समझाने के लिए आता है? प्रताप को समझाने के लिए। और क्या समझाता है? कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन यह भी इसमें असफल रहता है। अब्दुल रहीम खान खाना भी क्या रहता है? असफल, प्रताप को समझाने में असफल। इधर 1580 तक आते आते प्रताप की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी नाजुक हो जाती है। 1580 तक प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसी समय प्रताप की सहायता करते हैं कौन? पाली निवासी ताराचंद के भाई, और ताराचंद के भाई का नाम क्या है? भामाशाह। इनका जन्म होता है कहाँ? रणथंभौर में। उस समय भामाशाह ने प्रताप को लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, जिससे 25,000 सैनिकों का 12 साल तक जीवन निर्वाह किया जा सकता था। उस समय भामाशाह ने
उस समय भामाशाह ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वहन किया जा सकता था। इतनी बड़ी आर्थिक सहायता के बाद प्रताप अपनी सेना को फिर से खड़ा करते हैं और इतनी बड़ी सेना और इतनी बड़ी धनराशि देने के कारण ही भामाशाह को क्या कहा गया? मेवाड़ का उद्धारक। और ये मेवाड़ का उद्धारक किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने। केवल आए कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो हमीर सिसोदिया को कहा जाता है, जिसने 1326 में आक्रमण करके जयसिंह या जैसा से मेवाड़ वापिस लिया था। लेकिन यदि ये कहा जाए कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मेवाड़ का उद्धारक कौन है? तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मेवाड़ का उद्धारक है भामाशाह। मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर करण। अब प्रताप फिर से अपनी सेना को तैयार करते हैं और एक युद्ध लड़ते हैं, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, और दिवेर का युद्ध होता है प्रताप और इधर अकबर। प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह। और इधर अकबर की सेना का सेनापति था, अकबर की सेना का सेनापति था सिरेमान सुल्तान खां। सिरेमान सुल्तान खां। अब ये अमर सिंह भाले से एक ही ऐसा प्रहार करते हैं कि सिरेमान सुल्तान के पूरे शरीर को चीरते हुए घोड़े को चीरता हुआ तीर कहां पर जाकर जमीन में जाकर गड़ जाता है। पूरा सिरेमान सुल्तान एज एक स्टेच्यू की तरह हो जाता है। और ये जो युद्ध और ये जो दृश्य था वो किस युद्ध में देखा गया? तो वो था दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। और ये दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? 1583 में। इस युद्ध में प्रताप की जीत होती है और अकबर की हार होती है। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? तो इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन। तो 1580 में आर्थिक स्थिति कमजोर होती है प्रताप की, और उस समय इनकी सहायता करता है ताराचंद का भाई भामाशाह। भामाशाह ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक जीवन निर्वाह किया जा सकता था। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर करण कहा है। केवल मेवाड़ का उद्धारक किसे माना गया है? हमीर सिसोदिया को। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार किसे माना गया है? भामाशाह को। फिर 1583 में अपनी सेना को फिर से खड़ा करते हैं प्रताप और युद्ध लड़ते हैं, दिवेर का युद्ध। इधर अमर सिंह सेनापति थे अकबर की सेना के, और इधर अकबर की सेना का इधर प्रताप की सेना के सेनापति थे अमर सिंह, और अकबर की सेना का सेनापति थे सिरेमान सुल्तान खान। इस युद्ध में जीत होती है प्रताप की और अकबर की हार होती है। इसी युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन। इस युद्ध के बाद 1583 में ही अंतिम रूप से प्रताप को समझाने के लिए जगन्नाथ पहाड़ी को भेजा जाता है। इसी दिवेर के युद्ध के बाद 1583 में ही प्रताप को अंतिम बार समझाने के लिए अकबर किसको भेजता है? अकबर भेजता है जगन्नाथ कछवा को। लेकिन ये भी प्रताप को समझाने में क्या रहता है? असफल। अब इस युद्ध के बाद दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप चावड़ पर अधिकार करते हैं। तो इधर है प्रताप और इधर चावड़ के शासक थे लूणा चावड़िया। और इस पर प्रताप आक्रमण करते हैं कब? 1585 को, और चावड़ पर अधिकार कर लेते हैं।
इस चावड़ को ही प्रताप अपनी आपातकालीन राजधानी बना देते हैं, आपातकालीन राजधानी, और यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर बनवाते हैं। चावंड कहां पर है? तो मेवाड़ के पश्चिम दक्षिण भाग में। मेवाड़ का जो पश्चिम दक्षिण वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? चावंड। और चावंड पर अधिकार कब हो जाता है प्रताप का? 1585 में। इसी को अपनी आपातकालीन राजधानी और यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर बनवाते हैं। इसके बाद प्रताप की यहीं पर अपना शासन करते हैं और 1597 में धनुष की प्रत्यांचा का गहरा आघात लगने से प्रताप की मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार इनका कहाँ होता है प्रताप का? तो अंतिम संस्कार होता है बांडोली। और बांडोली कहाँ? उदयपुर। यहीं पर प्रताप की कितनी? 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी। प्रताप ने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार नहीं किया या वहां पर शासन नहीं किया था। प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं किया या शासन नहीं किया, पर शासन नहीं किया। चाहते तो वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते और इजीली चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ पर शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके लिए उनका स्वाभिमान कई गुना ज्यादा बड़ा था, इसीलिए यही बात उनको पूरे विश्व में प्रसिद्ध करती है। फिर उसके बाद हम प्रताप को ही मेवाड़ केसरी नाम से भी जाना जाता है। प्रताप को क्या कहा जाता है? मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है। प्रताप अपने जीवन काल में जिस भूमि पर शासन नहीं कर पाए वहां पर प्रताप ने स्वभूमि ध्वंस की नीति अपनाई। जहां पर प्रताप अपना नियंत्रण नहीं रख पाए वहां उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? स्वभूमि ध्वंस की नीति अपनाई। और प्रताप ने ईडर निवासी नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। प्रताप ने अपने पूरे जीवन काल में जो राजा महाराजा की तरह जो ऐशो आराम होते हैं उन सबको ठुकरा कर पहाड़ों में अपना जीवन यापन किया था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यही कुछ कारण है कि प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था। तो प्रताप की मृत्यु का समाचार मिलने पर अकबर की आंखों से आंसू आए थे। दुश्मन भी रोया था प्रताप की मृत्यु पर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि 1585 में दिवेर के युद्ध हुआ था, 1583 में, उसके 2 साल बाद 1585 में प्रताप लूणा चावड़िया पर आक्रमण करते हैं। लूणा चावड़िया कहाँ का शासक था? चावड़ का। और चावड़ कहाँ है? मेवाड़ के पश्चिम दक्षिण भाग को कहा गया है। चावड़ पर अधिकार हो जाता है अकबर का 1585 में, और इसी को प्रताप अपनी कौन सी राजधानी बना देता है? आपातकालीन या 1585 में अधिकार हो जाता है चावड़ पर और इसे अपनी आपातकालीन राजधानी बना देते हैं प्रताप। यहीं पर चामुंडा माता का मंदिर बनवाते हैं। 1597 में धनुष की प्रत्यांचा का गहरा आघात लगने से प्रताप की मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार होता है बांडोली उदयपुर में, और यहीं पर प्रताप की कितनी? 8 खंभों की छतरी है।
प्रताप ने अपने जीवन काल में कभी भी चित्तौड़ और मांडलगढ़ पर शासन नहीं किया था। जहां पर प्रताप अपना नियंत्रण नहीं रख पाए जिस भूमि पर, उस पर प्रताप ने स्वभूमि ध्वंस की नीति अपनाई। प्रताप को ही मेवाड़ केसरी नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ईडर निवासी नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। और प्रताप ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी राजा महाराजा के ऐशो आराम की तरह नहीं रहे थे और जो सारी सुख सुविधाएं मिलती है एक राजा महाराजा को, वो उन सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और इसी कारण प्रताप की मृत्यु का समाचार मिलने पर अकबर भी रोया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो प्रताप तक के इतिहास का। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रताप के बाद कौन शासक बनता है मेवाड़ का, अमर सिंह बनते हैं और अमर सिंह के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe our channel and please download Vistriti Education. Thank you.